आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर एवं सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है और किस तरह से हमारे सामाजिक अनुसंधान में आधुनिक प्रवृत्तियां प्रभावी हो रही हैं, इन चीजों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आधुनिक समाज, या यूं कहें कि हम आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग इसलिए कि प्रौद्योगिकी और तकनीकी ने हमारे जीवन के हर विविध पक्षों को प्रभावित किया। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां नई नई तकनीकों ने हमारे जीवन से उनका सरोकार जुड़ा न हो। और ऐसी स्थिति में कंप्यूटर की उपयोगिता तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज जीवन ही भर नहीं बल्कि हमारे कार्यक्षेत्र के हर पहलुओं पर कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो जनसंचार का क्षेत्र हो, रेलवे में, हर जगह हम कंप्यूटर के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक प्रबंध कर रहे हैं। आज घर बैठे आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन बैंक से पैसा ट्रांजिट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन घर में बैठ करके आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं, हवाई जहाज की टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं, कोई भी हो, सब्जी मंगा सकते हैं। अभी लॉकडाउन के समय में आप देख रहे हैं तो किस तरह से ऑनलाइन सर्विसेज उपयोगी हो रही हैं। तो इन ऑनलाइन सर्विसेज को संचालन करने में कंप्यूटर और इंटरनेट, ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कंप्यूटर तकनीक की वृद्धि आज पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है या कोई भी ऐसी दुनिया नहीं है जहां हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग न कर रहे हैं। तो जब जीवन के हर पक्ष में यह तकनीक बहुत ही गहराई के साथ जुड़ गई है, तो सामाजिक अनुसंधान में भी, रिसर्च में भी यह तकनीक प्रवेश कर गई है। और इसके माध्यम से हम सामाजिक अनुसंधान को काफी प्रभावी और काफी सरल और गतिशील बना सकते हैं। कंप्यूटर में जटिल से जटिल आंकड़ों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। हम जटिल से जटिल आंकड़ों को हम कोडिंग कर सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो सॉफ्टवेयर हमारे अनुसंधान तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सामाजिक अनुसंधान में किस तरह से कंप्यूटर उपयोगी होता है, उस संदर्भ में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले यह जानेंगे कि है क्या कंप्यूटर, है क्या कंप्यूटर। आपका एक पेपर भी चलता है। ये कुछ चीजें जो है हम उतनी गहराई के विस्तृत के व्याख्या आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, लेकिन जो जनरल सामान्य बातें हैं कंप्यूटर की, उसको थोड़ा जानना आपको आवश्यक है कि कंप्यूटर है क्या। और ये आपको उस पेपर के लिए भी उपयोगी होगा। वास्तव में कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, अर्थात गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है
जो तथ्यों को एक्सेप्ट करता है और तथ्यों को प्रेजेंट भी करता है। दोनों चीजें होती हैं। डाटा इनपुट तथा आउटपुट दोनों चीजें करता है वो। जब किसी कंप्यूटर में किसी प्रकार का डाटा इनपुट किया जाता है तो कंप्यूटर डाटा को आदेशानुसार प्रोसेस कर उसको आउटपुट कर देता है अथवा अपनी मेमोरी में उसे सुरक्षित कर लेता है। तो ये जो है ये चीजें भी कंप्यूटर के साथ, अर्थात हम जब तथ्यों का विश्लेषण करना होता है तो तथ्यों को पहले संग्रहण करेंगे और संग्रहण करने के बाद तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो जो भी जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, किसी भी अगर फील्ड स्टडी है और उनका जो है प्रयोग करना है, उस फील्ड स्टडी में तथ्यों को और चरों को एनालाइज करना है, विश्लेषित करना है, तो हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसा आपको बताया, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कंप्यूटर, जो हमारी गणना को, हमारे तथ्यों को एनालिसिस करने में बहुत ही सरलीकृत कर देते हैं, बहुत ही सरल बना देते हैं उनको। तो सूचनाओं को ग्रहण कर उन्हें संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर इन सूचनाओं को अंकों, शब्दों, तस्वीरों, माने ग्राफिक्स के माध्यम से प्रदर्शित करना, यह कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर एक तरह से डिजिटल या एनालॉजी, कोई भी उपकरण हो सकता है। आजकल डिजिटल कंप्यूटर की बहुत ही मांग बढ़ रही है और पूरा जमाना भी आपका कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी का आ गया है। आप देखिए, आपका मोबाइल फोन भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करने लगा है। आपका इंटरनेट भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ गया है। अभी तक 4G हो रहा था, अब 5G आपका जल्द ही आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। अब दुनिया 5G में जा रही है, माने आपके इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो और बहुत ही तीव्र हो जाएगी। तो इस तरह से एक आंकिक कंप्यूटर आवश्यक रूप से सूचनाओं को शब्दों या प्रतीकों में व्यक्त करता है, जबकि समरूप कंप्यूटर सूचनाओं को उनकी माप के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार व्यक्त करता है। अतः कंप्यूटर सामाजिक अनुसंधान में काफी उपयोगी हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर के जनक कौन है? अब इनके बारे में भी जानना आवश्यक है कि आखिर ऐसा जो संयंत्र है, इस संयंत्र को जन्म देने वाला कौन है। तो आप आज से नहीं, बहुत पहले से फादर ऑफ कंप्यूटर 26 दिसंबर 1791 लंदन के इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे और 18 अक्टूबर 1871 79 ईयर्स के एज में ये लंदन में, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। तो ये कंप्यूटर के, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। वास्तव में कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, हालांकि जो पीढ़ियों का जो आप पढ़े होंगे कि पीढ़ी, प्रथम जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये इस तरह से इसका विकास हुआ है। तो हम जनरेशन पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जो आज का कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी चल रहा है और बहुत सारे कंप्यूटर के जो है अपग्रेडेशन हो रहा है। प्रतिदिन एक नया रूप कंप्यूटर का आ जाता है। आप इतने सारे फील्ड हो गए हैं, अब टच स्क्रीन आ गई है, आपका माउस आ गया है, वायरलेस माउस आ गया है, वायरलेस कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो ये जो तकनीक है, ये तकनीक आपको धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये किस तरह से हम एक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, इस चीज को भी जो है आपको
ध्यान में रखना होगा कि हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि एक कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि ये बहुत पुराना मॉडल का कंप्यूटर है, फिर भी ये स्क्रीन है, एक कीबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे हम एएलयू कहते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम सीयू कहते हैं, सब इसी के अंदर होता है। और ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू में जो होता है, सीपीयू में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट सीयू होता है। और प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम होता है। और यहां से जो है डाटा कहां जाता है, डाटा सीधे मॉनिटर स्क्रीन पर जाता है। सीपीयू से डाटा कहां जाता है, सीधे स्क्रीन पे जाएगा। और ये सेकेंडरी स्टोरेज, यहां एक हार्ड डिस्क भी होती है जहां पर ये डाटा को पूरा का पूरा स्टोर करते हैं। और तो बहुत सारे हार्ड डिस्क ऐसे भी आने लगे हैं कि जो कंप्यूटर के अलावा भी हार्ड डिस्क आते हैं, कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बहुत ही भर गया है या बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो गए हैं, तो कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलने लगता है। तो क्या करते हैं कि हम बहुत सारे डाटा जो होते हैं, एक इंटरनल, एक अलग से हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं और उसमें वो सारे डाटा स्टोर करते जाते हैं। तो ये भी एक तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। आजकल तो एक तो से पूरा थिएटर ही कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है। आप उसमें टेलीविजन देख सकते हैं, आप उसमें फिल्म देख सकते हैं, आप उसमें कोई भी सीरियल देख सकते हैं, उसमें स्पीकर भी रहता है, वायरलेस इंटरनल राउटर भी होता है, इंटरनेट राउटर जिसे कहते हैं, वो भी लगाया जाता है, माउस होता है, वायरलेस माउस भी होता है, जिसको आप सुना सकते हैं। तो ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। स्कैनर भी होता है। आजकल तरह तरह के कंप्यूटर आ गए हैं, प्रिंटर, स्कैनर, सब आजकल ऐसे भी आ गए हैं जिनमें जो प्रिंटर और स्कैनर एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं, ये किसी कंप्यूटर को पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के जो आंतरिक भाग होते हैं वो क्या होते हैं। हम 5 भागों में, कुछ भागों में हम इनको बांट सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर के होते हैं, जो किसी भी तथ्यों को स्टोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो सबसे होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख रहे हैं और छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, अर्थात जैसे आप मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये हार्डवेयर कहेंगे। और जिनके साथ कंप्यूटर का शरीर बनता है, जैसे हमारा शरीर बनता है और हमारे शरीर के दिखता है, जो दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, नाक दिख रहा है, आपका ब्रेन दिख रहा है, पैर दिख रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट नहीं दिख रहा है, आपका मसल्स नहीं दिख रहा है, आपके टिश्यूज नहीं दिख रहे हैं, वो हार्डवेयर नहीं है। जो वो भौतिक संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, तो वो कंप्यूटर के जो है भाग है, हार्डवेयर हो गया। फिर सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देगा, ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर रहेगा। सॉफ्टवेयर क्या है, निर्देश, डेटा या प्रोग्राम का ऐसा सेट होता है जो जिसका उपयोग हमको कंप्यूटर को संचालन के लिए किया जाता है, और यह हार्डवेयर के विपरीत होता है और कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर एक जेनेरिक शब्द है, हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं को वर्णन करता है, और सॉफ्टवेयर क्या है, एक जेनेरिक शब्द है जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोड करते हैं, जैसे बहुत सारे आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। आप अभी जूम लोड किए होंगे, जूम क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है।
अगर जूम लोड नहीं होगा तो हम जो हमारे साथ आप जुड़ नहीं पाएंगे, हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो आप सुन नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आप प्ले स्टोर में जाकर के मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे आप ऐप्स होते हैं वो आप डाउनलोड करते हैं। वो एक शॉर्ट छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सॉफ्टवेयर को उनको डिजाइन किया जाता है। ये सब डिजाइन करने वाला मनुष्य ही है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये जो है दो महत्वपूर्ण इसके भाग होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। फिर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड भी बहुत जरूरी। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो फिर कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है और इसे मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम कहते हैं। मूल रूप से मदरबोर्ड वह है जो आपके कंप्यूटर में सब कुछ एक साथ काम करता है। प्रत्येक मदरबोर्ड में चिप्स और नियंत्रकों का एक संग्रह होता है जिसे चिपसेट कहते हैं। तो चिप बहुत चिप लगे होते हैं। चिप से वो खाने वाली चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो चिप छोटे छोटे चिप होते हैं जो डाटा को वो कंप्यूटर के वर्किंग प्रणाली को वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये मदरबोर्ड जो है बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक होता है। किसी कंप्यूटर में अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो आप समझिए ये सब कुछ खराब हो गया, वो चलेगा नहीं। फिर एक और अहम भाग है सीपीयू। सीपीयू कैसे करते हैं? सीपीयू को जो है हम सारी चीजें जो आप एक देखते हैं, आपको दिखाया था एक भाग होता है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर वहां पे लोड किए जाते हैं। माने सीपीयू एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो निर्देशों को संसाधित करता है। जो आप निर्देश देंगे, जो माउस से आप करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशंस होंगे, अगर जिस एप्लीकेशन को आप निर्देश देंगे वो एप्लीकेशन खुलेगा। वो सारे के सॉफ्टवेयर वहां सीपीयू में ही के अंदर ही वो सब कैद हो जाते हैं। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन चलाता है और इसका उपयोग करता या सक्रिय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लगातार इनपुट प्राप्त करता है और तथ्यों को क्या करता है? एक प्रोग्राम तथ्यों को प्रोसेस करता है। जो भी तथ्य होंगे, जो डेटा होंगे, उन डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे आप जब चलाएंगे कि हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से वो निर्देशित करेगा कि अब माइक्रोसॉफ्ट ही खुलेगा, कोई दूसरा नहीं खुलेगा। अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस खुल रहे हैं तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम है, या तो वायरस आ गया है या तो कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो ये नियंत्रित करता है कि जिन एप्लीकेशंस को आपको खोलना है, आपको चलाना है, उन्हीं एप्लीकेशंस को जो है ये खोलता है। तो ये डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है जो किसी एप्लीकेशन द्वारा संग्रहित या स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकता है। जो एप्लीकेशन से आप करेंगे, जैसे आपने जो टाइप किया, जैसे अभी आप स्क्रीन शेयर मैंने किया और आप देख रहे हैं, जो पीपीटी हमने बनाई है उसको आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है सीपीयू एक कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो कि तथ्यों को, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको एक तरह से वो ऑपरेट करता है। और ये विभिन्न एप्लीकेशन जो कि हमारे सीपीयू में लोड किए गए हैं वो चलेंगे। अगर वो एप्लीकेशन नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगा। अगर आप जूम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में, क्योंकि आप आजकल मोबाइल भी सॉफ्टवेयर से चलता है, अगर जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको लोड करना आवश्यक होता है। फिर सीपीयू की तरह होता है जीपीयू, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट
कंप्यूटर में और खासतौर से रिसर्च में ग्राफिक डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हमने पिछले दिनों आपको बताया था, एक दिन पूरे की पूरी क्लास जो है हमने ग्राफिक इंडक्शन प्रोग्राम पे लिया था, और उस पे जो है पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक की क्या उपयोगिता है, कितने तरह के चार्ट होते हैं, इन सारी चीजों को बताया था। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग भी जो है एक होता है। आप चार्ट बनाना है, अब आप तथ्यों का विश्लेषण कर लिए, अब आपको चार्ट बनाना है, आपको कोई अब चार्ट किस तरह के, कौन सा चार्ट बनाना है, सरल चार्ट बनाना है कि हमको पाई बनाना है कि हमको क्लस्टर बनाना है, किस तरह से बनाना है, हमको वेरिएबल्स में एक दूसरे के कोरिलेशन करना है, ये सब कुछ ग्राफिक करता है। जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से ग्राफिक बनाएंगे। और ग्राफिक यही बन नहीं, फोटो को भी करता है। माने ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसे डिस्प्ले डिवाइस में आउटपुट के लिए फ्रेम बफर में छवियों के निर्माण में तेजी लाने के लिए, मेमोरी में तेजी से हेरफेर करने और बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है। बहुत सारे आप आकृतियां बनाते हैं, बहुत सारे आप ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारे आप फोटो, जैसे आजकल जो फोटो को, कोई खराब फोटो है, अब उस खराब फोटो को अच्छी फोटो में कन्वर्ट करना है, तो एक जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होगा वो इन सारी चीजों को अच्छे से कर देगा। और ग्राफिक डिजाइनर का ऐसे नहीं, बहुत बहुत ऊंची सैलरी होती है। बहुत बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, आजकल तो कार्टून भी ग्राफिक डिजाइन बनाने लगे, बहुत बढ़िया कार्टून बनाते हैं। मतलब जो हम हाथ से काम करते थे, स्केच करते थे, वो आजकल कंप्यूटर से वो करने लगे। हम विभिन्न छवियां, जैसे कोई किताब है उसका फ्रंट पेज बनाना है, कोई जर्नल है उसका फ्रंट पेज बनाना है, कोई पोस्टर हमको छपवाना है, उसको पोस्टर की डिजाइन करनी है। इस तरह से होड़ मची होती है। जैसे आप इलेक्शन में देखेंगे, इलेक्शन में एक दूसरे को पोस्टर कितना प्रभावी हो जाए उसको दिखाने के लिए होड़ मची होती है। तो ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में भी आप किसी को बर्थडे विश करना है तो आप बढ़िया उसकी फोटो डिजाइन करके, उसको फोटो लगा करके फ्रेम, उसमें फूल वूल लगाकर चारों तरफ से, और आप दे देते हैं। तो ये क्या है, ग्राफिक डिजाइन है। तो चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, बहुत सारे गेम होते हैं, उस गेम को जो है आप उस गेम को जो है आप खेलते हैं आपके मोबाइल फोन में, तो वो ग्राफिक है। और एक इसकी अलग स्कूल चलती है, एक इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, जो दुनिया के बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर, जहां पे ग्राफिक इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे रिटन एग्जाम नहीं होता है। वहां तो सिर्फ ऐसे सिखाया जाएगा, और आपको एक अच्छा ग्राफिक, जो भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, वो ग्राफिक डिजाइन बना करके आपको देना है। वहां कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, और बहुत महंगी होती है। ग्राफिक डिजाइन में पूना में एक दो इंस्टीट्यूट है जिनकी साल भर की फीस करीब 15 लाख रुपए के आसपास होती है। 10 से 15 लाख रुपए वो फीस होती है वहां की, और एक साल 2 साल का कोर्स होता है। और फिर पीजी लेने जाना है तो पीजी आपको लेने जाना तो इंग्लैंड में है, बहुत अच्छा है। एक आपका कनाडा के जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, बी से नाम है, और वहां पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पीजी पीजी की ट्रेनिंग होती है, और 20 से 25 लाख रुपए वहां की फीस होती है। जहाँ पे गेमिंग बताया जाता है, गेम कैसे कार्टून बनाए जाते हैं, जो कार्टून आप देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं, सारा का सारा कमाल वो ग्राफिक डिजाइन का होता है, ये जीपीयू का होता है। तो ये जो है ग्राफिक्स का उपयोग हम कहां करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में कहां करेंगे, डाटा के प्रेजेंटेशन के, जो विभिन्न तरह के हम डाटा बनाते हैं, वो चार्ट बनाते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, और फिर जब हम चार्ट बनाते हैं, तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि हमारे डाटा को एनालाइज भी कर देंगे,
और जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से हमारे चार्ट का निर्माण भी कर देंगे। पाई चार्ट बनाना है, सिंपल चार्ट बनाना है, हमें डबल चार्ट बनाना है, कौन सा चार्ट बनाना है, ये सारी चीजें जो है वो डिजाइन कर देता है और बहुत ही माने आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। तो ये जो होता है आपका, आप कभी देखे होंगे कंप्यूटर में, आप फिल्म देख, न्यूज सुनते होंगे आज तक में, तो आज तक में लास्ट में जो है एक कार्टून का कुछ श्रृंखला चलती है और विभिन्न परिस्थितियों में क्या हो रहा है वो दिखाते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं। जो छोटे छोटे वीडियो दिख रहे हैं आपको मोबाइल में, वो सब ग्राफिक डिजाइन का ही परिणाम। तो सामाजिक अनुसंधान में भी हम ग्राफिक डिजाइन का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से हम तथ्यों के प्रेजेंटेशन के लिए, विभिन्न प्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफिक का उपयोग करते हैं। फिर आता है रैम, बहुत महत्वपूर्ण ये भी भाग है। रैम आल्सो नोन एज ए वोल्टाइल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं कि अस्थिर मेमोरी है। रैम क्या होता है? एक किसी कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाता है। अगर जितना ज्यादा रैम वाला होगा उतने ज्यादा कंप्यूटर की स्पीड होती है। और रैम भी क्या कहते हैं, एक तरह से मेमोरी है, जिसे अस्थिर मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अगर रैम फुल हो गया, अब मेमोरी उसकी लाफ हो गई, फिर उसके बाद फिर कंप्यूटर हैंग हो जाएगा या कंप्यूटर को फिर बहुत सारे डाटा डिलीट करना पड़ता है। जैसे आप अपने कितना रैम है, आप मोबाइल लेते हैं, इंटरनल स्टोर कितना है, 64 जीबी का है, 128 जीबी का है, कितने जीबी, माने 1 जीबी इजकल टू 1000 एमबी, 1000 एमबी जहां होंगे वो 1 जीबी होगा। तो 64 जीबी बहुत होता है। अब फोन आ गए 128 जीबी के आ गए हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो है नोटबुक आ गए हैं जिसका लोग अक्सर उपयोग करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें और ज्यादा रैम होते हैं। तो रैम एक अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है और अक्सर एक्सेस किए गए प्रोग्राम और प्रक्रियाओं के संबंध में एक डाटा को संग्रहित करते हैं। जो प्रोग्राम एक्सेस होता है उनको सबको कलेक्ट करता है। तो रैम की उपयोगिता भी बहुत जरूरी होती है। रैम भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर स्टोरेज। अब हम तथ्यों का जो संकलन करते हैं, जो तथ्यों का प्रेजेंटेशन करेंगे, जो तथ्य हमने डाला है तो कहां स्टोर होता है। जैसे आज आप देख लीजिए कि आपके जो है दिमाग में, जो ब्रेन के अंदर, दिमाग और ब्रेन दोनों में अंतर है नहीं? आपका ब्रेन जो है वो क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। ब्रेन को कहते हैं हमारा दिमाग जो है अलग चीज है। ब्रेन जो है हमारा क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, माने हमारा मस्तिष्क। लेकिन उसके अंदर मेमोरी होती है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया, दिमाग, कहते हैं हमारा दिमाग खराब हो गया, आप लोग अक्सर कहते हैं, तो दिमाग खराब होने का इंडिकेशन काहे का है? बहुत टायर्ड हो गए यार, हमारे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही बोझिल हो गए। तो जब आप, इसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, अगर उसमें जो स्टोरेज होते हैं वो दो होते हैं, एचडीडी और एसएसडी। एसडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसडीडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये दो ड्राइव होते हैं जहां पे तथ्य स्टोर होते हैं, तथ्यों का हम स्टोर करते हैं, संकलन करते हैं। जैसे सारी चीजें आपके ब्रेन के अंदर है नहीं है। तो ये आप आज से जो है 15 साल पहले, जब आप छोटे होंगे, 5वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, 4थी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तब से लेकर के आज तक की सारी घटनाएं आपको याद होंगी, बहुत ज्यादा 90% घटनाएं याद होंगी। क्यों?
माने आपके अभी मेमोरी फुल नहीं है, अभी अभी बहुत बाकी है। ये सारी चीजें स्टोर होती है, कंप्यूटर में भी यही स्टोर होता है, इसी तरह से होता है। तो एचडीडी और एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर के बहुत प्रमुख भाग होते हैं जो कि कंप्यूटर की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं, कंप्यूटर में किस तरह से तथ्यों का संकलन होगा, किस तरह से एनालिसिस होगा, इन सारी चीजों को जो है वो बात करते हैं इनमें से। अब आता है, अब आपको हम बताएंगे कि आखिर कंप्यूटर किस तरह से सामाजिक विज्ञान में उपयोगी है, शोध में कंप्यूटर की उपयोगिता कैसी है, और इसको हम कुछ बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग ऑफ डाटा, तथ्यों का संगठन एवं कूटबद्ध करना, कोडिंग करना। किसी भी अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि हम उसके तथ्यों को सही रूप से संकलित करें। जो फैक्ट आप प्राप्त करेंगे उन तथ्यों का आप संकलन करेंगे, लेकिन केवल तथ्यों का संकलन ही उपयोगी नहीं होता है, बल्कि उसको जरूरत के बाद मुताबिक उन सारे बिखरे हुए तथ्यों का उनको ऑर्गेनाइजेशन, संगठन भी करना है, कोडिंग भी करना है। ये काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। जैसा आपको बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सॉफ्टवेयर एक तरह से आपके तथ्यों का संकलन करते हैं और उनका वो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो बिखरे हुए तथ्यों को कंप्यूटर में एकत्रित किया जाना और ये कोई आसान कार्य नहीं होता है। और तथ्यों को एकत्रीकरण करने के बाद उन्हें कोडिंग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी चीजें होती हैं जो हम कोडिंग करते हैं ताकि हमारा कोई दूसरा न जानने पाए। हमारा जो फैक्ट है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, उस कोडिंग हम उसको कोडिंग कर लेते हैं। जैसे पुरुष और महिला, तो पुरुष के लिए हमने 1 नंबर दे दिया, कोडिंग कर लिया। महिला के लिए हमने 2 नंबर कोडिंग किया। विवाहित अविवाहित, विवाहित के लिए हमने 1 कोडिंग कर लिया, अविवाहित के लिए 2 कोडिंग कर लिया। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार, एकाकी परिवार के लिए हमने 1 नंबर दे दिया, कोडिंग कर लिया। संयुक्त परिवार के लिए हमने 2 कोडिंग कर लिया, और विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए हमने 3 कर लिया। तो इस तरह से जो है ये तथ्यों का संगठन और कोडिंग, ये इसका जो है बहुत, इसमें कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी होता है। तो जब हम सामाजिक तथ्यों को प्राप्त करते हैं सामाजिक अनुसंधान में, तो उनको हम वहां पे विभिन्न जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर में हम अपने अनुसार कोडिंग करते हैं और उनको जो है तथ्यों का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, भरते हैं। फिर दूसरा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रहण। जब तक कंप्यूटर में तथ्यों का उचित रूप से संग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से तथ्यों का स्पष्टीकरण संभव नहीं है। किंतु हर व्यक्ति तथ्यों का उपयुक्त संग्रहण नहीं कर सकता। यदि उसे उचित रूप से कंप्यूटर संचालित करने नहीं बनता है, तो तथ्यों का संकलन कैसे करेगा? तो इसमें बात तो सही है। अगर कोई स्टेथोस्कोप लगा करके हर आदमी, मरीज, हमारे दिल की धड़कन को नहीं मेजरमेंट कर सकता है, हमारे पल्स को नहीं नाप सकता है, अगर ऐसा होता तो हर आदमी के पास स्टेथोस्कोप होता ना। लेकिन एक काम तो डॉक्टर का ही, जिसने सीखा है, जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है। तो यहां अनुभवजन्य नहीं कि हम बहुत समाज में बहुत
लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हमने नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो हम कैसे करेंगे? तो तथ्यों का संकलन का सही तरीका किस तरह से होना चाहिए, यह भी जो है कंप्यूटर के द्वारा संभव होता है। फिर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग। आजकल सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग बहुत तेजी के साथ कंप्यूटर में चला है। अनुसंधान करना यदि तथ्यों को उचित सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करके विश्लेषित करता है, तो उससे इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे आपको बताया था एसपीएसएस, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, विभिन्न चरों में क्या कोरिलेशन है, क्या सहसंबंध है, उनका भी वो विश्लेषण कर देता है। तो सांख्यिकी विश्लेषण, चाहे वो सहसंबंध जानना हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन जानना है, या हमें माध्य जानना है, मीन जानना है, ये सारी सुविधाएं कंप्यूटर के अंतर्गत रहती है और वो सब कर देते हैं। तो लेकिन इनको चलाने के लिए आवश्यक होता, हर आदमी नहीं कर सकता। ये वही दक्ष होगा जो कंप्यूटर के इन सारी बारीकियों को जानता होगा। अब यूज ऑफ नेसेसरी सॉफ्टवेयर, उपयोगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आजकल तो सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं। आज बाजार में विभिन्न कंपनियों के द्वारा अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। एसपी के द्वारा भी बनाया जा रहा है, एप्पल के द्वारा भी बनाया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, एसर के द्वारा बनाया जा रहा है, विप्रो के द्वारा बनाया जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां आई हैं, नेटवेट कंपनियां बनाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और एक पूरी दुनिया में, क्योंकि सारा खेल सॉफ्टवेयर का होता है। आपको अगर अपने घर से ऑनलाइन टिकट करना है, तो आईआरटीसी का सॉफ्टवेयर आप लेंगे नहीं लेंगे? उसमें अपने ईमेल और उसको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे? उस ऐप को लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट तब आप चलाएंगे जब आपके पास एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर होगा। पेज मेकर तब चलाएंगे जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। कोरल तब चलाएंगे जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा। फोटोशॉप तब चलाएंगे जब आपके पास वो सॉफ्टवेयर लोड होगा। ये सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी थी। तो अनुसंधान संबंधित भी सॉफ्टवेयर बन गए, बहुत सारे बन गए। मैंने अपने प्रोजेक्ट में पहली बार इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज किया था 1996 में, 1996 में जब प्रोजेक्ट कर रहा था सुसाइडल प्रॉब्लम ऑफ रीवा डिवीजन। तो जो 600 जो हमने सॉफ्टवेयर केसेस लिए थे, उनके डिफरेंट जो अप्रोचेस के फैक्ट थे, वो सब सॉफ्टवेयर के द्वारा एनालिसिस किया था। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बाहर से आया था, एक डिजाइनर को बुलाया था, और उस समय जो है वो 15,000 रुपीज लिए थे उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हालांकि एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, यूजीसी का प्रोजेक्ट था, और यूजीसी ने पैसा दिया था, वो सारी चीजें। लेकिन उस सॉफ्टवेयर ने हमारे इंटरप्रिटेशन को बहुत ही सरल बना दिया। जो चीजें हम मास्टर चार्ट में बनाते, वो मास्टर चार्ट स्वतः ऑटोमेटिक बन जाता था जब हम फीड करते थे उसमें तथ्यों का डाटा। और उसको सीखना पड़ा हमें कि डाटा कैसे फीड करेंगे। तो उपयोगी सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी हम सामाजिक अनुसंधान में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए। फिर एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का विश्लेषण करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? आपका कंप्यूटर। बहुत सारे आपने फैक्ट उसमें डाल दिए, जैसे हमने सारे फैक्ट उसमें डाला दिए, और फैक्ट डालने में, डाटा फीडिंग करने में टाइम लगा।
करीब डाटा फीडिंग करने में 600 क्वेश्चनर थी और 600 क्वेश्चनर करीब एक एक क्वेश्चनर में करीब 50 से 60 क्वेश्चन थे और 1.5 महीना लगा जो डाटा जिसको हायर किया था वो डाटा फीडिंग करने के लिए, उसको 1.5 महीना लगा, 3-4 घंटे बैठता था, लेकिन हमको डाटा एनालिसिस करने में 1 घंटा भी नहीं लगा। तो सारा काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। आपने तथ्यों को उसमें भर दिया, डाटा फीड कर दिया, अब उसको अपने मन से एनालिसिस कर। तो एसपीएसएस जो सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह से करता है। आपके मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर देगा, आपके चार्ट भी बना देगा, आपके ग्राफिक्स भी तैयार कर देगा। वो स्टैटिस्टिकल पैकेज है। फिर इंटरनेट का प्रयोग ये बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक तरह से नेटवर्क है जो किसी कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से जोड़ता है। एक तो कंप्यूटर का नेटवर्किंग होता है, या किसी दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों में एकत्रित की गई सूचनाओं या दस्तावेज को पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप आज क्लास पढ़ रहे हैं, जो अगर इंटरनेट व्यवस्था न होती तो आप कैसे पढ़ते? तो इंटरनेट की भी उपयोगिता हमारे सामाजिक अनुसंधान में है। और इंटरनेट पर कंप्यूटर निम्नलिखित माने कई तरह से काम करता है, कई तरह से सेवाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, इसके माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर हम मेल भेजते हैं। जैसे आपको बताया था कि भी गूगल जो क्वेश्चनर हम बनाएंगे, या जो आपको स्टूडेंट फीडबैक आपने भरा है, वो स्टूडेंट फीडबैक एक तरह से आप जो भी फीड किया ऑटोमेटिक हमारे पास वो मेल में आ गया। तो मेल प्राप्त कर सकते हैं। मेल को भेजने में भी इंटरनेट का प्रयोग होता है। फिर एक होता है टेलनेट या रिमोट लॉगिन होता है, या किसी व्यक्ति को दूसरे कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने और उसका उपयोग उसी प्रकार करने की सुविधा उपलब्ध कराता है जैसे वह उसी जगह पर उपस्थित होता है। वो टेलनेट या रिमोट लॉगिन। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, हम भोपाल से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, कोड देगा। इस कोड को आप पहले लीजिए इंटरनेट पे। उस कोड को हम लिया, तो अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो मेन ऑपरेटर वो है, तो वो ठीक करेगा, उसको ठीक कर देगा। इस तरह से जो है वो माने वो यहां रीवा नहीं आ रहा है, रीवा नहीं आएगा, वो वहीं से भोपाल से बैठे बैठे हमारे कंप्यूटर को ठीक कर दे। ये भी एक सुविधा होती है इंटरनेट में। एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, माने ये किसी एक कंप्यूटर को शीघ्रता से जटिल फाइलों को पूरी की पूरी किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज देता है और उसे सेव करने की सुविधा देता है। इंटरनेट से हम कहीं पे डाटा स्टोर है, उस डाटा को जो है हमने प्रयोग किया और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। और एक और जो सबसे महत्व होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं WWW, कहते हैं द वेब, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। यह इंटरनेट पर सबसे बड़ी और सबसे तेजी से इस्तेमाल होने वाली गतिविधि है। और हमें जैसे कि अपने अनुसंधान से संबंधित कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखना है, कोई भी स्टडी के बारे में देखना है, और हम उसमें सर्च करेंगे, इंटरनेट क्या करता है, एक सर्च इंजन का भी काम करता है। तो इंटरनेट का भी जो उपयोग हम सामाजिक अनुसंधान में करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़ा होता है वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के लिए आप एक मॉडेम का प्रयोग करके और एक स्थानीय नंबर डायल करके एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से संपर्क कर सकते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसे हम LAN कहते हैं, उसे वो जोड़ देते हैं। तो इंटरनेट भी जो है एक तरह से हमको ये हमारे सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर सर्च एज ए सर्च इंजन के रूप में, जैसा आपको बता रहे थे, नेट जो क्या होता है,
हम कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों जो है हमारे पास हैं, तो एक सर्च इंजन के रूप में, जैसे हमें अब ये देखना है कि कोई भी समस्या को लेकर के, कोविड का हमें पूरा कैलकुलेशन देखना है कि वर्ल्ड में पूरे कोविड की क्या स्थिति है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कोविड 19 ऑन वर्ल्ड, और हम क्या कहेंगे, उसको लिख दिया, यही प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कोविड 19, और उसमें क्लिक किया तो पूरी दुनिया का जो है वो डाटा, अमेरिका में कितना है, इंग्लैंड में कितना है, ब्राजील में कितना है, स्पेन में कितना है, फ्रांस में कितना है, इंडिया में कितना है, ये सारी चीजें बता दें। जैसे आप अभी देख रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं किसका, कि आपको अब 18 साल के बच्चों को भी 5 मई से लगेगा, शुरू हो जाएगा टीका लगना शुरू। तो कोविन एक जो है आईडी दी गई है, कोविन, COWIN, कोविन पे जो है आप जाएंगे और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सब बता देगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना आधार नंबर, माने वो 3-4 नंबर पूछता है कि उनमें से एक होना चाहिए, चाहे वो आधार नंबर हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो, आपके पास पेन कार्ड हो, जो भी होगा, आपने उसका नंबर दिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, जब आपने बताया स्टेट यहां का, डिस्ट्रिक्ट क्या है, रीवा, तो बता देगा कि रीवा में कितने सारे सेंटर्स हैं, किस सेंटर में आपको जाना चाहते हैं, और उस सेंटर पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर फीड करेंगे, तो वो एक तरह से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि, और शेड्यूल कर देंगे कि हाँ इस तारीख को हम लगाने जाएंगे टीका, तो वो बता देगा कि इस तारीख को खाली है, कितने लोग ने अब रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये सारी सुविधाएं जो है आपको सर्च इंजन के रूप में, जो है एज ए सर्च इंजन के रूप में कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से कर सकते हैं। तो शोध में भी जो है हम इस सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न समस्याओं पर जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन से संबंधित सारे विषयों को हम सर्च इंजन के रूप में कर सकते हैं। और लास्ट में होता है आपका प्रतिवेदन निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पहले टाइप होता था, मैनुअल टाइप होता था। जब हम लोगों ने PhD की थी, उस समय कंप्यूटर, उस समय 92 में कंप्यूटर, रीवा में हमें लगता है कि 1991 में जो प्रेस वालों के पास कंप्यूटर था आ गए थे, लेकिन मैनुअल काम होता था। लेकिन 91-2 में जो है एक कंप्यूटर की दुकान यहां पे आई थी, जो कि हमने अपनी थीसिस का सिर्फ चैप्टर प्रेजेंट करवाया था, प्रिंट करवाया था कि चैप्टर का नाम, कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ, और उसके पूरे 500 रुपए लिए थे। 7 पेज का 500 रुपए लिया था उसने। अब आप समझ लीजिए उस समय की क्या स्थिति थी। हमने कहा दिल्ली में तो इतना नहीं महंगा है यार, दिल्ली में तो 25 रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं, आप 100 रुपए ले रहे हो, मांग रहे हो, 80 रुपए मांग रहे हो। तो कहा दिल्ली से करवा लाइए। अब कराना तो था। तो ये जो है, लेकिन आज अब आप देख लीजिए, आज 10 रुपए पेज में तैयार हो जाते हैं, 8 रुपए में ही थीसिस आपके टाइप करने के तैयार हो जाते हैं। तो जब प्रतिवेदन निर्माण करेंगे, जो लास्ट आपका चरण होगा वो क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग का। जब आप अपना शोध कर लेंगे, उसको टाइपिंग कराना है, और आजकल बहुत ही अच्छा डिजाइन हो जाता है आपके प्रेजेंटेशन में, उसको हम कलरफुल बनाना है, विभिन्न हेडिंग विभिन्न कलर में देना है, हमें ग्राफ भी जो बनाएंगे वो विभिन्न कलर में देंगे, किस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे। तो ये प्रतिवेदन निर्माण में भी, अंत में जो है प्रतिवेदन निर्माण में भी जो है कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर काफी उपयोगी हो रहा है। उपयोगी इसलिए हो रहा है, सिर्फ सामाजिक अनुसंधान ही पर नहीं, आज जीवन के हर पक्ष में हम कंप्यूटर की जो उपयोगिता है वो दिनों दिन हमारे बढ़ती जा रही है। और एक तरह से पूरी डिपेंडेंसी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अब आपको जाना है कहां, हॉस्पिटल मद्रास में, एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है मद्रास में, आंख बनाने की, चेन्नई में, वही नाम कौन सा नेत्रालय है,
नाम याद नहीं आ रहा है, वो अगर वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप अपने घर बैठे वहां पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। वो किस तारीख को कितने बजे अपॉइंटमेंट होगा वो ले लेंगे। आपको एम्स में अपॉइंटमेंट लेना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहां अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको घर बैठे ही यहीं से आप कर लेंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपको आपको होम डिलीवरी लेनी है कि हम घर बैठे हैं इस लॉकडाउन में और हमें फ्रूट्स चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, तो जो दो तीन दुकानें यहाँ पे हैं जो इस तरह से करती हैं, रीवा में भी, तो वो आपने उनको मैसेज कर दिया और वो जो है क्या क्या कितना चीजें होंगी वो सारी की सारी जो है आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर हमारे सिर्फ न शोध बारे में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पक्षों को प्रभावित कर रहा है और हर पक्षों से जुड़ गया है। हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये जो नई तकनीक है, उस तकनीक के अलावा एक तरह से मैंने एक एडिक्ट होते जा रहे हैं। हम देखिए कंप्यूटर की बात छोड़ दीजिए, आप टेलीफोन की बात चुनिए, टेलीफोन के एडिक्ट हो गए हैं। जैसे ही आप पढ़ाई छूटेगी आप फटाक से व्हाट्सएप देखना शुरू कर देंगे, मैसेज आया, कौन आया, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया, इस तरह से आएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कंप्यूटर में होती रहती हैं। तो इन सारी चीजों को जो है आप सामाजिक अनुसंधान में भी, में सोशल रिसर्च में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी हमारे सामाजिक अनुसंधान में काफी उपयोगी हो रही है और ये सारे का सारा जो सोशल मीडिया आया है वो उसी टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। अगर वो टेक्नोलॉजी न आती तो कभी भी हम इतना सफल